इस तरफ अक्वी लॉन था। इस तरफ अगरचे कहीं कोई बल्ब नहीं जल रहा था, मगर इमारत की बाज़ खिड़कियों से आने वाली मध्यम सी रोशनी में लॉन में पौधों वगैरह को देखा जा सकता था। मैंने एक लम्हे को रुककर इधर उधर देखा और सामने लॉन के परले किनारे पर गार्डेनिया की बाड़ की तरफ छलांग लगा दी। बाड़ फलांग कर दूसरी तरफ कूदते हुए मैं किसी चीज़ से टकरा कर गिरा। इसके साथ ही फिजा में एक हल्की सी चीख सी उभरी थी, मगर वो मेरी चीख नहीं, निस्वानी चीख थी। इसके साथ ही गुर्राती हुई मर्दाना आवाज़ भी सुनाई दी। ए कौन हो? मैंने मुड़कर देखा। बाढ़ के पीछे घास पर लिबास से बेनियाज एक औरत और एक मर्द अपनी लव स्टोरी को पाया तकमील तक पहुंचाने में मसरूफ थे। मेरी अचानक मुदाखलत से वो दोनों गड़बड़ा गए थे, लेकिन मैं इन्हें देखने के लिए वहां नहीं रुका। मैं उठकर दाएं तरफ दौड़ता चला गया। दाएं तरफ स्विमिंग पूल था, जहाँ इस वक्त खासी रौनक थी। मैं स्विमिंग पूल से बचते हुए एक तरफ दौड़ता चला गया और अकबी दीवार के करीब पहुंचकर इधर उधर देखने लगा। दीवार खासी ऊंची थी। अब इस तरफ से शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जिस तरफ से मैं भाग कर आया था। वो लोग या तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे या बेला ने दरवाज़ा खोल दिया था। वो लोग बहरहाल खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर आ गए थे और मेरी तलाश में चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। मेरे जहन में गार्डेनिया की बाड़ के पीछे इस जोड़े का ख्याल आ गया। यकीनन इनकी खैर नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा और फिर एक तरफ दौड़ लगा दी और फिर एक जगह मुझे दीवार पर चढ़ने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ कूदने में मुझसे ज़रा गलती हो गई। अंधेरे में दीवार की बुलंदी का अंदाज़ा नहीं लगा सका था। पुख्ता जगह पर गिरते हुए मेरा बायां पैर पिट गया। मैं लड़खड़ा कर गिरा। मेरे मुंह से हल्की सी कराह निकल गई। मैंने उठकर भागने की कोशिश की, मगर फिर लड़खड़ा गया। पैर में मोच आ गई थी। शदीद तकलीफ हो रही थी और पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहा था। लेकिन यहाँ रुके रहना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैं जानता था कि मौत के फरिश्ते कुछ ही देर में होटल से बाहर आ जाएंगे और मेरे लिए यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं थी। मैंने नागराज की पिटाई की थी। इसके एक नाक का सर कुचल दिया था। रवि पंडित को इसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया था। इस वक्त नागराज का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था। गुस्से की शिद्दत से इसकी रगों में दौड़ने वाला जहरीला खून खोल रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका था। मैंने इसे पूरी तरह बेबस कर दिया था। इसे शायद अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी के हाथों जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा था। इसके चेले इसकी पूजा करते थे। वो मेरा जो हशर करेंगे इसका अंदाज़ा मैं लगा सकता था। शोर की आवाज़ें अब बुलंद हो गई थी। ये आवाज़ें स्विमिंग पूल की तरफ से आ रही थी और इनमें औरतों की चीखें नुमायाँ थी। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। तंग सी गली थी। तकरीबन 20 गज आगे एक मोड़ दिखाई दे रहा था। मैंने इस तरफ दौड़ लगा दी। बाएं पैर पर बोझ नहीं पड़ रहा था और मैं अमलन एक पैर पर ही दौड़ रहा था। इस गली में मुड़ते ही मैं ठटक कर रह गया। इस तरफ बंगले थे और दूसरे बंगले के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। बंगले के सामने लंबा चौड़ा लॉन भी था और गार्डेनिया की बाड़ भी लगी हुई थी। मैं लंगड़ाता हुआ मोटरसाइकिल के करीब पहुंच गया। हैंडल पर हाथ रखा तो मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मोटरसाइकिल लॉक नहीं थी, लेकिन मैं अभी मोटरसाइकिल पर बैठने की सोच रहा था कि पिछली गली से शोर सुनाई दिया। गालबन 2 आदमी थे जो चीखते हुए इस तरफ दौड़ रहे थे। मैंने एकदम बाड़ के पीछे छलांग लगा दी और रिवॉल्वर वाला हाथ आगे को निकालकर बाड़ की घास पर लेट गया। वो 2 आदमी थे जो इस गली में मुड़कर दौड़ते हुए आगे निकल गए थे। इनमें एक के हाथ में तैगा था और दूसरे के हाथ में राइफल। वो जैसे ही आगे निकले, बंगले के गेट का छोटा दरवाजा खुला। एक आदमी और एक औरत ने बाहर झांक कर देखा और फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। मैं 1 मिनट तक अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा और फिर बाहर आकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। इस मर्तबा कोई रुकावट पेश नहीं आई। मोटरसाइकिल पहली किक में स्टार्ट हो गई। मोटर बाइक के इंजन की आवाज़ सुनकर इस शख्स ने फिर दरवाज़ा खोलकर झांका और फिर चीखता हुआ मेरी तरफ लपका, लेकिन मैं मोटर बाइक को गियर में डाल चुका था। ग्रिप छोड़ते ही मोटरसाइकिल उछल कर आगे बढ़ी। वो शख्स चीखता हुआ मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन इसकी पहुंच से मैं दूर निकल चुका था। इस इलाके से निकलकर मैंने मोटरसाइकिल एक जगह छोड़ दी और लंगड़ाता हुआ एक तरफ दौड़ने लगा। इसी तरह मैं तकरीबन 2 घंटों बाद अपने ठिकाने पर पहुंच सका था। अलका मुझे फौरन ही तहखाने में ले गई। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ये खबर इस तक पहुंच चुकी थी। 1 घंटा पहले मुझे दुर्योधन ने फोन पर बता दिया था। वो कह रहा था, तुम मेरे विश्वास पर पूरे उतरे। नागराज को तुमने जो चोट लगाई है वो इस अरसे तक नहीं बुला सकेगा। इसका एक एक आदमी हरकत में आ गया है। अब तुम 2-4 दिन तक बाहर नहीं निकलोगे। मैं बाहर निकल भी नहीं सकता था। मैंने कहा, मेरे पैर में मोच आ गई है और भाग दौड़ की वजह से तकलीफ बढ़ गई है। मैं इस वक्त बेड की पुश्त से टेक लगाई नीम दराज था। अलका ने मेरे जूते उतार दिए। मेरा बायां टखना सूज गया था। अलका कुछ देर तक पैर को टटोल कर देखती रही, फिर उठकर तहखाने से बाहर चली गई। इसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। मैं उठकर बैठ गया। इसने प्लास्टिक का टब फर्श पर रखा और गर्म पानी से मेरे पैर धोने लगी।
तौलिए से पैर खुश करते हुए इसने अचानक ही एक दो जोरदार झटके दिए। एक झटका तो इस कदर शदीद था कि मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। अलका ने काले मरहम से मालिश करके पैर पर पट्टी लपेट दी और मुझे लिटा दिया। मेरी पूरी टांग में ठेसें उठ रही थी, लेकिन ये तकलीफ बतदरीज कम होती चली गई। मैं 4 दिन तक अमलन बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान अलका इस तरह मेरी खिदमत करती रही जैसे बीवी शोहर की करती है। मुझे बिस्तर से उठाकर बाथरूम में वही ले जाती। 4 दिन मुकम्मल आराम और रोज़ाना काले मरहम की मालिश से मेरे पैर की तकलीफ बड़ी हद तक कम हो गई थी। इस दौरान अलका से मुझे बाहर के हालात भी मालूम होते रहे। नागराज अपने किसी खुफिया ठिकाने पर मुंतकिल हो गया था और वह अपनी 3-4 खास आदमियों के जरिए अहकामात जारी कर रहा था। जिस रात में इसे जलील करके होटल से भागा था, इसी रात इसने अपने 4 मुहाफिजों और होटल के इस वेटर को गोलियों से उड़ा दिया था, जिससे मैंने पगड़ी और कोट लिया था। 6 दिन हो गए। मैं अब तहखाने में थोड़ा बहुत चलने भी लगा था, मगर पैर पर पूरी तरह दबाव नहीं पड़ रहा था। मुझे 2-4 दिन मजीद आराम की ज़रूरत थी। और फिर उस रोज़ सुबह ही अलका ने बताया कि वो एक ज़रूरी काम से जयपुर जा रही है, अगले रोज़ शाम तक लौट आएगी। इसने राधा को मेरे बारे में कुछ हिदायत दे दी थी। अलका के जाने के बाद भी मैं दोपहर तक अकेला तहखाने में पड़ा रहा। टीवी और VCR की वजह से मुझे वक़्त काटने का एक जरिया मिल गया था। मैं बेड पर आराम से फिल्में देखता रहा। उस रोज़ राधा दोपहर का खाना लेकर आई तो वहीं बैठी रही। वो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और फिर वो खाली बर्तन उठाकर चली गई। खाने के बाद मैं सो गया, लेकिन दोपहर के करीब आहट सुनकर मेरी आंख खुल गई। वो राधा थी जो चाय लेकर आ रही थी। चप्पल घसीट कर इसकी चलने की आदत थी, जिससे अच्छी खासी आवाज़ पैदा होती थी, और ये आवाज़ सुनकर ही मेरी आंख खुली थी। लेकिन राधा को देखकर मेरे जिस्म पर चींटियां सी रेंगने लगी। मैं पलके झपकना भूल गया था। राधा ने इस वक्त राजस्थानी लिबास पहन रखा था। यूं तो राजस्थानी लिबास में जिस्म बड़ी हद तक ढक जाता है, मगर राधा ने जो लिबास पहना था वो ख़ास मौक़ों पर ही पहना जाता है। बहुत मुख्तसर सी काले रंग की चोली और इससे भी ज़्यादा मुख्तसर काले रंग का लहंगा, ये लिबास के नाम पर तोहमत थी। लेकिन इस मुख्तसर से काली लिबास में राधा का गोरा बदन क़यामत दिखा रहा था। इसने साइड टेबल पर कप रख कर सीधा होना चाहा तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और वो पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में आन पड़ी। राधा बड़ी जानदार औरत थी। इसने मुझे ऐसी कलाबाजियाँ खिलाई कि मैं अपनी सारी चौकड़ी भूल गया, मगर राधा को हथियार डालने ही पड़े थे। मेरी वो रात इसी तरह हवा में तैरते हुए गुजरी थी और सुबह राधा ने मेरे बिस्तर से उठने से पहले कुछ बातें कहीं जिन्हें सुनकर मेरा दिमाग फट गया। क्या कह रही हो? मैंने गैर यकीनी लहजे में कहा। मैं सच कहती हूँ बाबू, राधा ने कहा। वो नागिन है नागिन। अब तक तुम जैसे कितने नौजवानों को खा चुकी है, तुम पता नहीं कैसे बचत रहे हो। मुझे राधा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। अलका ने मुझे पनाह दी थी, मुझे मौत के मुंह से बचाया था। वो जब भी चाहती मुझे नागराज के हवाले कर सकती थी, लेकिन इसने मुझे इन नाग की निगाहों से बचाए रखा था, मेरी हिफाजत की थी। ये बात तो मैं मानने को तैयार था कि वो मुझसे पहले कई नौजवानों को खा मुका चुकी थी। बेवा होने के बावजूद इसने जिस तरह अपनी जिनसी प्यास बुझाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया था, इससे इस बात पर यकीन कर लेने को जी चाहता था कि वो दूसरों के साथ भी ऐसे ही गुलछड़े उड़ाती होगी, मगर दूसरी बातें मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अलका इस दिन शाम से पहले ही लौट आई थी। राधा इसके आने से पहले ही अपनी औकात में आ गई थी, यानी वही साड़ी और ब्लाउज जो आमतौर पर पहना करती थी। क्या बात है, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? अलका ने पूछा। इस वक्त हम तय खाने वाले कमरे में बैठे थे। कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा गया। वो वाकई ज़हीन औरत थी जिसने अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। तुम ना होने से बड़ी बोरियत हुई। क्यों? राधा से गपशप कर लेते। वैसे इसने कोई हरकत तो नहीं की? आखिरी अल्फाज कहते हुए इसके होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट आ गई। राधा, मैंने हल्का सा कहका लगाया। वो तो खाना या चाय मेज़ पर रख कर ऐसे भागती थी जैसे अगर वो रुक गई तो मैं इसे खा जाऊंगा। हैरत है, अलका बोली। जब तुम पहली मर्तबा यहाँ आए थे तो तुम्हें देखकर इसकी आंखों में जो चमक उभरी थी, इससे मुझे तो इसके इरादे कुछ खतरनाक लगते थे। शायद वो जान गई कि तुम मुझे शिकार कर चुकी हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अलका भी मुस्कुरा दी थी। उस रात मैं बेचैन ही रहा। कभी अलका के बारे में सोचने लगता और कभी ये सोचता कि राधा ने मुझे अलका के बारे में सब कुछ क्यों बताया था, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ सकी। जैसे जैसे सोचता ज़हन उलझता रहा। मजीद 2 दिन गुजारने के बाद मैं आश्रम से निकल गया। अलका से मैंने कह दिया था कि शायद 2-4 दिन वापस ना आ सकूं। मैं शाम का देरा फैलने के बाद आश्रम से निकला था। मुझे अलका ने खबरदार कर दिया था कि नागराज के आदमी अब भी मेरी तलाश में है। मैं दूसरों की निगाहों से बचता हुआ पैदल ही चलता रहा।
और तकरीबन 1.5 घंटे बाद अचाल छुआर मंदिर से मुल्हिक बंगले में पहुंचा तो बुरी तरह थक चुका था। यहाँ कुछ मजीद इंकशाफात हुए। उस रात होटल हिलॉक में मेरे हाथों रवि पंडित के कत्ल और नागराज के जख्मी होने के बाद इसके आदमी वाकई पागल हो गए थे। उन्होंने 2 मरतबा चाल छुआर मंदिर पर छापा मारा था और दोनों मरतबा एक पुजारी को पकड़ ले गए थे। उन्हें शुबा था कि पंडित भैरव सिंह ने मुझे मंदिर में कहीं छुपा रखा है। उन्होंने पंडित भैरव सिंह को भी संगीन नताइज की धमकियां दी थी। उस रात 1 बजे के करीब पंडित भैरव भी खुफिया रास्तों से होता हुआ मुझसे मिलने के लिए आ गया। बातों के दौरान मैंने अलका के बारे में दरियाफ्त किया तो वो भड़क उठा। तुम इसे कैसे जानते हो? वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, वो औरत नहीं नागिन है, इसका डसा तो पानी भी नहीं मांगता, इसके करीब भी मत जाना। और फिर इसने अलका के बारे में जो कुछ बताया, इससे राधा की बातों की तस्दीक हो गई। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मुझे हैरत थी कि अलका ने अब तक मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं की थी और कोई हरकत भी नहीं की थी जिससे मुझे इस पर किसी किस्म का शुबा हो सकता। बहरहाल मेरा इरादा अब दहशतगर्दी के कैंप में डिप्टी कमांडर गोरख सिंह से 2-2 हाथ करने का था। इसके लिए मुझे कुछ तैयारी की ज़रूरत थी और अलका और दुर्योधन का तामुन भी दरकार था और मुझे यकीन था कि वो इनकार नहीं करेंगे। अलका ने उस रात प्रोजेक्टर पर मुझे जिन 4 आदमियों की तस्वीरें दिखाई थी, इनमें गोरख सिंह भी शामिल था। रवि पंडित को मैं ठिकाने लगा चुका था। मेरा ख्याल था कि गोरख सिंह से आखिर में निपटूंगा, लेकिन राधा और पंडित भैरू से अलका के बारे में बातें सुनकर मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया था और अब सबसे पहले गोरख सिंह से ही निपटना चाहता था और इसकी तैयारी मैंने इसी रोज से शुरू कर दी। इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। मैंने इन चीज़ों की लिस्ट पंडित भैरू के हवाले कर दी। ये चीज़ें मंदिर के किसी पुजारी से मत मंगवाना, बल्कि ऐसी औरतों को इस्तेमाल करना जिन पर किसी किस्म का शुबा न हो सके। मैंने पंडित को लिस्ट थमाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सब चीज़ें आ जाएंगी। पंडित ने जवाब दिया और फिर वो चीज़ें जमा करने में 2 दिन लग गए। तमाम चीज़ें मुकम्मल होते ही एक अलग थलग कमरे में आ गया और फिर मुझे दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मेरा तैयार करदा हर टाइम बम बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स से ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इंतहाई तबाहकुन था। एक टाइम बम से इस बंगले जैसी इमारत तो तबाह हो सकती थी। इससे अगले रोज़ मैंने अपने सर के पिछले हिस्से पर एक पतली सी चुटिया छोड़कर पूरा सर मुंडवा दिया। भुएं भी साफ करवा डाली, अलबत्ता दाढ़ी और मूंछें बेतरतीब रहने दी। ये काम सुमित्रा और छमिया ने बड़ी खुशअस्लूबी से अंजाम दिया था। सर पर सिर्फ एक जगह कट सा लगा दिया था जिस पर फटकड़ी मलकर पाउडर डाल दिया गया था। माथे पर कशका, बदन पर सिर्फ धोती और ऊपर कांधों पर मैंने पीले रंग की चादर ओढ़ रखी थी जिस पर जगह जगह हिंदी में ओम छपा हुआ था। इस चादर के दोनों किनारों को आगे लाकर मैंने एक हाथ से पकड़ लिया। दूसरे हाथ में तरशोल था। हिंदू मत में इस तरशोल को भी बड़ी अहमियत हासिल है। इसे ताकत की अलामत समझा जाता है और हकीकतन ये खौफनाक हथियार भी था। अगले सिरे पर हाथ की उंगलियों की तरह निकली हुई 3 शाखें जिनकी धार चाकू से ज्यादा तेज थी। पिछला सिरा भी नेज़े की तरह नुकीला था। गोया इस हथियार को दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता था। खालिस हिंदुआना अंदाज में धोती बांधने में पंडित भैरू ने मेरी मदद की। 2-3 मरतबा खोलकर मैंने भी समझ लिया कि ये धोती कैसे बांधी जाती है। इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा ही था जैसे शलवार पहन रखी हो। धोती की डब यानी कमर पर बल में मैंने रिवॉल्वर भी छुपा लिया था जिसे ज़रूरत के वक्त आसानी से निकाल सकता था। तरशोल वाले डंडे के साथ तकरीबन बीच में एक की लगी हुई थी जिस पर मैंने पीतल का एक छोटा सा डोल लटका दिया था। इसमें 3-4 रुपए की रेजगारी के अलावा बर्फी के चंद टुकड़े भी रखे हुए थे। मेरे गले में कई रंग बिरंगी मालाएं थी। पंडित भैरू मुझे तैयार करके तनकीदी नजरों से मेरा जायजा लेने लगा। ओम नमः श्याम, हरिओम हरिओम, मैं दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। पंडित भैरू उछल पड़ा। अगर तुम मंदिर में चले जाओ तो मेरी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं भी मुस्कुरा दिया। यह श्लोक मैंने एक साधु को पढ़ते हुए देखा था जो मुझे याद रह गया था। मैं मंदिर वाले बंगले से निकला तो नंगे पैर था। चंद गज चलने से मेरे पैर गर्दालूद हो गए। मैं हरिओम हरिओम का विर्द करता हुआ सड़कों पर चलता रहा। दुर्योधन का बंगला तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो इस वक्त बंगले पर ही था और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। दुर्योधन सेठ से क्या काम है तुम्हें? गेट के चौकीदार ने मुझे घूरा। सुना है बड़ा धनवान और दयालु है, हम इसकी चर्चा सुनकर ही आया है। जा बालक, दुर्योधन को बोल करालिया से साधु पाजी आया है। आशीर्वाद देने के लिए इसे हमारा आशीर्वाद मिलेगा तो इसकी सारी कष्टाएं दूर हो जाएंगी। साधु पाजी, चौकीदार ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ, साधु बेलाराम का मित्र मैंने
ने कहा, जा जल्दी से इसे बता, देर न कर वरना शुभ समय निकल जाएगा। हम तुम्हारे लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। चौकीदार उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखता हुआ चला गया। मुझे यकीन था कि पाजी और बेलाराम के हवालों से दुर्योधन समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ। ठीक 3 मिनट बाद चौकीदार बड़े एहतराम से मुझे अंदर ले गया। दुर्योधन शानदार ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर उठ गया। नमस्कार महाराज, धनबाग हमारे, पधारिए महाराज पधारिए। इसने खास अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर मेरा इस्तकबाल किया। मेरे पैर गर्द आलूद हो रहे थे। मैं बड़ी बेतकल्फी से कालीन पर चलता हुआ सोफे पर आलती बालती मारकर बैठ गया। त्रिशूल भी मैंने सोफे के साथ ही टिका दिया। दुर्योधन मेरे सामने कालीन पर बैठ गया। इसने अभी तक दोनों हाथ जोड़ रखे थे। मैंने भी बर्फी का एक टुकड़ा डोल में से निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। हम अदीनाथ मंदिर की यात्रा करके आया हूँ, ये भगवान का प्रसाद है, मैंने कहा और फिर दरवाजे में खड़े चौकीदार की तरफ देखते हुए बोला, ले बालक तू भी भगवान का प्रसाद ले, सारी समस्याएं मिट जाएंगी। चौकीदार ने भी आगे बढ़कर बड़े एहतराम से भगवान का प्रसाद ले लिया। दुर्योधन ने इसे बाहर जाने का इशारा किया। चौकीदार के जाने के बाद वो मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी में बोला, यहाँ क्यों आए हो? अगर किसी को शुबा हो गया तो तुम्हारे साथ मेरी गर्दन भी मारी जाएगी। मजबूरी थी, वैसे मुझे कोई पहचान नहीं सकता। मैंने कहा, यह दुरुस्त है, मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना। पाजी और बेला के नाम से समझ गया था। वैसे तुमने नाम खूब चुना, नाजी से पाजी वो बोला। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने कहा, तुम अभी गोरख सिंह को फोन करके बताओ कि साधु मेलाराम एक बड़ी जोरदार किस्म की लौंडिया लेकर आ रहा है आज रात। कल दोपहर को लौंडिया जैसलमेर वापस चली जाएगी। तुम जानते हो हालात बहुत खराब हैं। अगर इसने इनकार कर दिया तो? दुर्योधन ने कहा, गोरख सिंह जैसा आदमी इनकार नहीं कर सकता। मैंने कहा, पिछली मरतबा अलका को वहाँ भेजने से पहले भी तुमने ही से फोन किया था। प्रोग्राम क्या है? दुर्योधन ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। अभी तक ज़हन में कोई बात वाजी नहीं है। मैंने जवाब दिया, मैं जल्द से जल्द इस बखेड़े को निपटा देना चाहता हूँ ताकि तुम लोग शांत रहो और मैं भी यहाँ से जा सकूँ। तुमने अलका से बात की है? इसने पूछा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। नहीं, मैंने नफी में गर्दन हिलाई। मैं 4-5 रोज से इससे नहीं मिला। तुम इसे भी बता दो, बल्कि मेरा ख्याल है इसे बताने की ज़रूरत भी नहीं, बाद में इसे पता तो चल ही जाएगा। मुझे याद आया, अलका तो यहाँ है भी नहीं, वो जयपुर गई हुई है, कल दोपहर तक वापस आ जाएगी। दुर्योधन ने कहा, ठीक है तुम गोरख सिंह से बात करो। मैंने कहा। दुर्योधन वहां से उठकर टेलीफोन के करीब बैठ गया और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। वो 6-7 मिनट तक फोन पर बात करता रहा। 1-2 बार कह के भी लगाए, फिर फोन बंद करके मेरे करीब आ गया। वो आज रात 11 बजे तुम्हारा इंतजार करेगा, वो बोला। मेरा नहीं लौंडिया का, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी मुस्कुरा दिया। इसके बाद मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका। दुर्योधन मुझे रुखसत करने के लिए गेट तक मेरे साथ आया। इस वक्त 2 गुंडे भी मुझे इधर उधर घूमते नजर आए। दुर्योधन ने मुझे चंद नोट दिए थे जो मैंने त्रिशूल के साथ लटके हुए डोल में डाल लिए ताकि दूसरे भी देख लें कि मैं यहाँ दान लेने के लिए ही आया था। ड्राइंग रूम से निकलते ही मैंने ओम नमः शिवाय हरिओम हरिओम का विध शुरू कर दिया, जो गेट से निकलने के बाद भी जारी रहा। दुर्योधन के बंगले से निकलने के बाद मैंने अचाल छुआर मंदिर का ही रुख किया था, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा था कि मेरा ताकुब तो नहीं किया जा रहा। बंगले पर पहुंचकर मैंने शमिया को बता दिया कि आज रात हमें कहाँ जाना है। मैंने इसे अपना असल मंसूबा नहीं बताया था, इसे सिर्फ ये बताया था कि इसने चंद घंटों तक गोरख सिंह का दिल बहलाना है। 9:30 बजे तक शमिया तैयार हो गई। इसे देखकर मुझे अपना दिल हलक में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। इसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था और इस मुख्तसर से लिबास में तो वो क़यामत बन गई थी। कंपाउंड में गहरे नीले रंग की एक डॉस्टन कार खड़ी थी। मेरी हिदायत के मुताबिक ये कार कहीं से चोरी करके लाई गई थी और वापसी पर मैंने इसे कहीं भी छोड़ देना था। मैंने इस कमरे से वो थैला निकाल लिया जिसमें टाइम बम रखे हुए थे। शमिया को इल्म नहीं था कि इस थैले में क्या है और ना ही इसे ये पता चल सका था कि मैं 2 दिन तक इस कमरे में बंद क्या करता रहा था। थैला मैंने पिछली सीट के नीचे रख दिया। शमिया पैसेंजर सीट पर बैठी और मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया। शहर की अंदरूनी सड़कों पर जाने के बजाय मैंने बैरूनी रास्ता इख्तियार किया और आखिरकार दिलवाड़ी रोड पर आ गया। वो रास्ता पूरी तरह मेरे जहन में था। 10:55 पर हमारी गाड़ी कैंप के गेट के सामने मौजूद थी। गार्ड वही था, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान सका। इसको हमारे बारे में इतला मिल चुकी थी। इसने मेरा नाम पूछा, शमिया की तरफ देखा और गेट खोल दिया। गोरख सिंह के कॉटेज के सामने इसका एक आदमी मौजूद था। मैंने शमिया को इसके हवाले कर दिया और खुद कार में बैठा रहा। वो आदमी जल्दी वापस आ गया। इसने मुझे एक कमरे में बिठाने की पेशकश की, मगर मैंने कार ही में बैठने को तरजीह दी। अलबत्ता कार को कॉटेज से चंद गज दूर एक दरख्त के नीचे ले गया और इंजन बंद करके पिछली सीट पर आकर नीम दराज हो गया। वो शख्स चला गया तो चंद मिनट बाद मैंने सीट के नीचे से थैला निकाला, पेंसिल टॉर्च जलाकर फर्श पर रख ली और इसकी मदम सी रोशनी में बमों के फ्यूज लगाने लगा। मैं बार बार मोहतात नजरों से इधर उधर देख रहा था। मैंने तमाम
बमों की घड़ियों पर 1 मिनट बाद का वक़्त लगा दिया था। तमाम बम थैली में डाल दिए। एक बम ऊपर ओढ़ी हुई चादर में छुपाकर कार से उतर आया और मोहतात अंदाज में इधर-उधर देखता हुआ गोरख सिंह के कॉटेज की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे। कॉटेज के बाहर वाला दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर वाला दरवाज़ा बंद था। नीचे से रोशनी नजर आ रही थी। अंदर से छमिया और गोरख सिंह के हल्के कहकों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं इधर-उधर देखने लगा। दरवाजे के ऊपर चेन चौड़ी कॉर्नर्स बनी हुई थी। मैंने टाइम बम कॉर्नर्स पर रख दिया और तेज़ी से बाहर आ गया। इस वक्त मेरे कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट भर की लहरों की तरह दौड़ रही थी। मैं कार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा के बावजूद मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। महाराज, मैं वो आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। वही आदमी कार के दूसरी तरफ खड़ा था जो छमिया को अंदर छोड़कर आया था। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मुझे पता ही नहीं चल सका कि वो शख्स कब वहाँ आया था। महाराज, वो शख्स कह रहा था, आप इस कमरे में जाकर आराम से बैठ जाएं, जब मैडम फारग हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं बालक, मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, अंदर बैठकर मेरा सांस घुटता है, मैं बाहर टहल कर वक्त गुजार लूंगा। वो शख्स चला गया। चंद मिनट बाद मैंने थैला कार में से निकाल कर कांधे पर लटका लिया और फिर चादर इस तरह डाल ली कि थैला छुप गया और फिर मैं कैंप में टहलने लगा। 15-20 मिनट में मैंने बाकी चारों बम भी मुख्तलिफ जगहों पर फिट कर दिए और दोबारा कार के करीब आ गया। तकरीबन 5 मिनट बाद वही आदमी एक बार फिर दिखाई दिया। इस मरतबा मैंने इसे आवाज़ देकर बुलाया। बालक, मैंने कहा, सरकार से पूछ कर बताओ कि यहाँ हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा या वापस चले जाएं और सुबह आकर सुंदरी को ले जाएं। महाराज, मेरा तो ख्याल है कि आप चले ही जाएं। मैडम सुबह से पहले फारिग नहीं होगी, आप आराम से दिन चढ़े आ जाइए। इसने कहा। धन्यवाद बालक, मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। ठीक है, हम चलते हैं, दिन चढ़े आकर सुंदरी को ले जाएंगे। मैं कार में बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके इसका रुख वापस जाने वाले रास्ते पर मोड़ दिया। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मुनासिब रफ्तार से कार चलाता रहा। गेट पर मुझे कार रोकनी पड़ी। मुहाफिज की तरफ देखकर मैं मुस्कुरा दिया। इसने कार में झांक कर देखा और फिर गेट खोल दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।